नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने शुरू कर दिया था फंक्शन और पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ फंक्शन यानी फलनों के प्रकार, और उस पर आधारित अपनी एक्सरसाइज जो है 12th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 वो अपन कर रहे थे। मैंने बताया था कि पिछली क्लास में हमने इस विषय पर चर्चा भी की थी कि सब फलनों के जो प्रकार हैं यानी एक की आच्छादक और एक की बहुएककी अंतरक्षेपी आच्छादक, ये जो फलनों के 4 प्रकार मैंने बताए थे, उन चारों में से एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो पूछता है कि प्रूव करवाता है कि कोई भी एक फंक्शन देगा, कहेगा कि ये एक आच्छादक फलन है, ये चेक करो, या हो सकता है कि ये एक नहीं है, आच्छादक नहीं है, इस प्रकार से कुछ बातें करता है वो। ठीक है, तो हमें फलनों के एक मतलब जो फंक्शन है वो 1 1 on 2 या मेनली तो ये आता है कि चेक करो कि फंक्शन जो वो 1 1 on 2 है। ठीक है ना, एक क्या आच्छादक फलन है, ये अपने को चेक करना होता है। ये तो किसके लिहाज से, अपने 12th क्लास के बोर्ड के अगर उसमें जो पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उस प्रकार, क्योंकि वो राइटिंग पेपर होता है तो अपने को लिखना होता है उसका आंसर। और जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ऑप्शन बना के देते हैं। ठीक है, खूब पर्सन आए हुए हैं इसमें से, हर एग्जाम में पर्सन आए हुए हैं, यानी जहाँ पर अगर फंक्शन सिलेबस में है तो उसमें पर्सन जरूर आए हुए हैं। ठीक है, तो पर्सन उस जो अपने बुक में दे रखे इसी टाइप के पर्सन आए हुए हैं, कुछ से एक्स्ट्रा पर्सन आए हुए हैं, वो अपन बाद की क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो बुक के जो क्वेश्चन हैं ये भी खूब आए हुए हैं। ठीक है, तो अपन पहले इन क्वेश्चनों को करते हैं और उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। यानी हम पढ़ रहे थे फंक्शन, फलन यानी फंक्शन। ठीक है, ये हम पढ़ रहे थे और हमने एक साथ एक्सरसाइज 1.2 जो है वो 12th क्लास में, ठीक है ना, जो क्लास 12th का जो बुक है ना NCERT की, उसके अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ रहे हैं और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था। क्वेश्चन सेकंड जो है ना, उसमें देखो 4-5 पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, और चारों पांचों पार्ट ही हम करेंगे और उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उसी पार्ट में। देखो एक क्या दे रखा है कि निम्नलिखित फलनों को एक की आच्छादक आपको चेक करना है। देखो फर्स्ट दे रखा है कि f(x) एक फंक्शन है। ठीक है, f(x) = x², और साथ में क्या दे रखा है अपने को कि f जो है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, n to n। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है n to n। मैं दूसरा लिख रहा हूँ, इसी में लिख रहा हूँ। ठीक है, f(x) = x² तो दे रखा है, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइन है वो क्या दे रखा है कि f इस बार z से z में डिफाइन है। ठीक है, ये दे रखा है। और तीसरा जो दे रखा है कि f(x) = x², और साथ में कह रहा है कि f कहाँ से कहाँ डिफाइन है, r से r में डिफाइन है। मतलब ये हुआ कि फलन तो वही है, अपना जो फंक्शन है ना वो तो वही x², ही लेकिन क्या चेंज कर रहा है, इनके जो डोमेन और कोडोमेन जो है वो चेंज कर रहा है। यहाँ डोमेन और कोडोमेन दोनों है, नेचुरल नंबर है, यहाँ दोनों इंटीजर नंबर है, और यहाँ पर दोनों रियल नंबर है। ठीक है, यानी प्रांत और जो सहप्रांत है वो या प्राकृत संख्या, या पूर्णांक संख्या, और या वास्तविक संख्या। ठीक है, अब ये कह रहा है कि देखो ये यहाँ पर एक की आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर एक की आच्छादक नहीं होगा, और यहाँ पर भी एक की आच्छादक नहीं होगा। चेक करते देखो कि कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा, अभी चेक कर देंगे सारे। ठीक है, अब आ जाओ वहाँ पे, अपन पहला चेक कर रहे हैं ना। सबसे पहले हम इसको चेक कर रहे हैं कि ये एक की है कि नहीं, 1 1 फंक्शन, इसको चेक कर रहे हैं। ठीक है ना, अब देखो क्या था 1 1 चेक करने के लिए, 1 1 चेक करने के लिए था कि प्रांत का प्रत्येक अवयव, ये प्रांत, इसका प्रत्येक अवयव और n के मतलब n जो प्रांत का अलग अलग अवयव और n के जो सहप्रांत के अलग अलग अवयव के साथ में संबंध रखता हूँ, ये बात थी। अब देखो हमने क्या किया कि x1 और x2 दो हमने एलिमेंट लिए, किसमें से, n में से। ठीक है, और फिर हमने देखा कि भी ये दो एलिमेंट ले लिए कहाँ से, ये जो प्रांत से, और अब हम निकालेंगे कि f(x1) बराबर क्या होगा, x1², और f(x2) क्या हो जाएगा, x2²। कि भाई x1 की इमेज f(x1), x1 की इमेज f(x1), x2 की इमेज f(x2), तो f(x1) बराबर ये हो गया, f(x2) बराबर ये हो गया। हमने क्या किया कि हम लेते हैं कि लेटे f(x1) = f(x2), यानी दोनों की इमेज बराबर है, ये अपन मान लेते हैं। ठीक है, नहीं हमने माना। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि अगर इमेज बराबर है तो अभी भी अगर बराबर आ गए तो हम कह देंगे ये जो फंक्शन है बड़ा 1 1 है, पिछली क्लास में हम बात करी थी। तो x1² = x2², और यहाँ से x1², इसको इस साइड लेके आओ, x2² = 0, यहाँ a² - b² फॉर्म बन गई, तो x1 + x2 और इंटू x1 -
x2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये x1 प्लस x2 जो है ना ये तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, क्योंकि दो नेचुरल नंबर हैं, ठीक है ना। दो नेचुरल नंबर जो है ना उनका सम कभी भी 0 नहीं होगा। नेचुरल नंबर का अंतर जो वो 0 हो सकता है कब, जब दोनों आपस में बराबर हों। दोनों नेचुरल नंबर अगर आपस में बराबर हो तो उनका अंतर 0 बराबर हो सकता है। अब देखो हमने क्या लिया कि दो अवयव लिए, दोनों की इमेज हमने बराबर मानी, हमने देखा कि अवयव भी बराबर आ गई। इसका मतलब फंक्शन f जो है वो एकक की है, ठीक है। अब मैं देखो इसको उसी तरीके से जो अपने एक डायग्राम बनाते हैं उससे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये अपना n हो गया और ये n हो गया। अपना ये n से n में कौन डिफाइन है, f। इसके लिए बना रहा हूँ। हमारे पास नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से आएगा, है ना। या देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 16 9 16 25 और 36 इस प्रकार से मैंने कुछ और लिख दिया 36, ठीक है ना। इस प्रकार संख्या बहुत सारी है इसमें, ठीक है ना। सारे नेचुरल नंबर है, इसमें भी सारे नेचुरल नंबर है। अब देखो 1 का प्रतिबिंब कौन होगा, 1 का अगर x की जगह 1 रखे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा और 6 का स्क्वायर 36 होगा। हम देख रहे हैं कि इस प्रांत, ये जो अपना प्रांत है ना डोमेन, इस डोमेन में से अलग अलग अवयव हमने लिया और सभी का अपने को कोडोमेन में अलग अलग ही प्रतिबिंब इसका मिल गया, ठीक है ना। 1 का प्रतिबिंब 1 मिला, 2 का प्रतिबिंब 4 मिला, 3 का प्रतिबिंब 9 मिला, 4 का 16 मिला, 5 का 25 मिला, 6 का 36 मिला, इसी प्रकार 7 का 49 मिल जाएगा। मतलब यहाँ से जो भी अवयव आपने लिया, ठीक है, यानी यहाँ से कोई भी दो अवयव आपको ऐसे नहीं मिल रहे जिनका प्रतिबिंब एक ही हो। और एक की नहीं होने की कंडीशन क्या थी कि अगर प्रांत में दो अवयव ऐसे मिल जाएं जिनका प्रतिबिंब एक ही बनता हो, दो अवयवों का प्रतिबिंब अगर एक ही बनता हो तो वो एककी नहीं, फिर वो बहुएककी बन जाता है। ये बात अपन चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है, देखो इसमें यहाँ प्रांत का प्रत्येक अवयव का एक ही जो प्रतिबिंब है, यानी प्रत्येक अवयव की इमेज एक ही है, ठीक है। कोई भी अवयव आप ले लो उसकी इमेज आपको एक ही मिलेगी, किसी भी दो अवयवों की इमेज एक नहीं है। इसका मतलब ये जो फलन है ये अपना क्या है, एककी फलन है, ठीक है। अब करते हैं पर इसको आच्छादक चेक। आच्छादक चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो आच्छादक चेक कर रहा हूँ मैं। आच्छादक चेक करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि हमने क्या किया कि लेट y को ये एलिमेंट लिया किस में से, ये सहप्रांत में से। y जो लेंगे ना वो सहप्रांत में लेंगे, ठीक है। और जो अपना बहुपद फलन जो है ना, बीजगणितीय बहुपद फलन है, उसको करने का तरीका भी अपन ये काम में लेंगे, ठीक है। और बाकी जो है ना, जब हम कुछ में ये कंप्लीट होने के बाद में और जब हम कंपटीशन के लिहाज से और कुछ क्वेश्चन करेंगे एक क्या आच्छादक के, तो वहाँ पर कुछ शॉर्टकट तरीके देखेंगे अपन, क्योंकि वहाँ अपने को लिखना कुछ नहीं होता, वहाँ अपने को चेक ही करना होता है खाली कि भाई इसमें से कौन सा एक क्या आच्छादक है, बस अपने को ऑप्शन टिक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ तो राइटिंग के भी नंबर मिलेंगे तो अपने को लिखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमने इसको सोल्व किया है। तो 12th क्लास में तो अपने को लिखना पड़ेगा ये, ठीक है। और अगर उसमें आंसर, उसमें तो अपने को आंसर निकालना है तो अपना उसमें आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। और पहले सीखना अपने को ये ज़रूरी है कि हम करना क्या कर क्या रहे हैं, क्योंकि उससे जो ये चीज़ है ना, इसी को हम छोटा करेंगे, ठीक है। इसी को छोटा बनाएंगे कि कैसे हम इसका आंसर जो जल्दी से निकाल सकते हैं। बस देखो आच्छादक चेक करने के लिए y यहाँ से लेंगे, ठीक है। उसमें भी तरीका ये होगा, y यहाँ से लेगा, ठीक है। अब क्या करना है अपने को कि y कौन है कि भैया एफ एक्स बराबर क्या आ गया, अपने हमने y मान लिया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया y, और x की वैल्यू निकाल लेनी है y के पदों में, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ ओनली रूट y लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या था कि आच्छादक होने के लिए क्या था कि आपने y कहाँ से लिया, सहप्रांत में से नहीं, यहाँ से लिया आपने y जो है वो यहाँ से लिया हमने, सहप्रांत से लिया है। और आच्छादक की डेफिनेशन क्या थी कि यहाँ का प्रत्येक अवयव जो है ना वो किसी न किसी अवयव का इमेज बन जाना चाहिए, कोई खाली नहीं बचना चाहिए। यहाँ का जो कोई भी अवयव जो है वो खाली नहीं बचना चाहिए, सभी की इमेज बन जानी चाहिए, कोई किसी न किसी अवयव की इमेज जरूर बननी चाहिए, ठीक है ना। यानी विदाउट इमेज कोई भी एलिमेंट नहीं हो, ठीक है। यानी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं हो जो किसी की इमेज नहीं हो, तो फिर वो आच्छादक फलन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ अगर हम देखें कि x, ये y जो वो यहाँ से है ना, अब y के प्रत्येक हमने यहाँ से कोई भी मान लें और उसका वर्गमूल निकाल लें तो हमें x मिलेगा। x कहाँ से मिलेगा, x यहाँ होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्योंकि प्रत्येक y बिलोंग्स टू
n के लिए, यानी हमने प्रत्येक y क्या लिया, एक नेचुरल नंबर लिया के लिए x बिलोंग्स टू n विद्यमान नहीं है। इसका मतलब समझो विद्यमान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो हमने y का जो मान है वो कोई नेचुरल नंबर लिया है, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो नेचुरल नंबर आए। फॉर एग्जाम्पल हमने यदि y बराबर हम 3 लें, y बराबर 3 लें तो x बराबर क्या आएगा, √3 आएगा, जो कि बिलोंग नहीं कर रहा है इनमें। क्या है क्या x का मान इसमें? नहीं है भाई, n √3 है, वो नेचुरल नंबर थोड़ी है। ठीक है, तो ये फलन क्या हो गया, मतलब आच्छादक फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें बहुत सारे अवयव बचेंगे। एक है वो इमेज बन गया, 4 बन गया, 9 बन गया, यानी जितनी भी वर्ग संख्या ना वो तो सभी इमेज बन जाएंगी। इसके अलावा 2 किसी की इमेज नहीं बनेगा, 3 किसी की इमेज नहीं बनेगा, 5 किसी की नहीं बनेगा, 6 किसी की नहीं बनेगा, 7 किसी की नहीं बनेगा, 8 किसी की नहीं बनेगा। यानी ये अवयव, ऐसे बहुत सारे अवयव बच जाएंगे जो किसी की इमेज नहीं बनेंगे। और हम क्या पढ़ के आए थे कि प्रत्येक अवयव जो है ना वो सह-प्रांत का प्रत्येक अवयव इमेज बनना चाहिए। किसी न किसी प्रांत के किसी न किसी के अवयव की इमेज जरूर बन जानी चाहिए, तो ही आच्छादक होगा। तो यहाँ तो बहुत सारे बच गए, तो इसलिए आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, तरीका अपना ये हो गया। अब देखो अगर इसी पर्सन को यहाँ से करें, ये तो गया n के लिए, अब हम ले के चल रहे हैं z के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब z के अंदर क्या है, z पूर्णांक का समुच्चय है। ठीक है, अब z के अंदर आप इस तरीके से लेके आएंगे तो देखो यहाँ पर, देखो ये जो चीज़ हम कर रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज़ भी संभव है, ये चीज़ भी संभव है कि 2 पूर्णांकों का अंतर 0 भी संभव है, 2 पूर्णांकों का योग भी 0 संभव है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां से ये नहीं कह सकते कि भाई x1 बराबर x2 आएगा। क्यों? क्योंकि x1 बराबर क्या आ सकता है, x1 बराबर -x2 भी तो आ सकता है, क्योंकि ये भी संभव है। 2 पूर्णांकों का योग भी 0 संभव है और 2 पूर्णांकों का अंतर भी 0 संभव है। यानी दोनों पूर्णांक अगर बराबर हैं तो उनका अंतर 0 आ जाएगा, और 2 पूर्णांकों का योग है वो 0 आ जाएगा। जैसे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, -1 + 1, उनका योग 0 आएगा। ठीक है, अब देखो तो अब इनके लिए ये चीज़ जो है ना, मतलब ये चीज़ x1 + x2 अगर 0 आ जाए के बराबर लें, अगर हम x1 बराबर यानी x1 + x2 बराबर 0 लें तो उस समय हमें x1 का मान कितना मिलेगा, x1 बराबर -x2 मिल गया। और यहाँ पर अगर x1 - x2 बराबर 0 लें तो यहाँ से x1 बराबर क्या गया, x2 आ गया। मतलब देखो x1 x2 के बराबर भी है, x1 - x2 के बराबर भी है। ठीक है, तो अब अगर देखो हम क्या लेके चले थे कि 2 इमेज बराबर लेके चले थे और अवयव बराबर आने चाहिए। तो चलो यहाँ तो बराबर आ गए, लेकिन यहाँ तो बराबर नहीं है ना, यहाँ बराबर थोड़ी है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। ठीक है, जबकि होना क्या चाहिए था, बराबर आना चाहिए था। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन इसमें है कि ये बराबर हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन हमें दोनों कंडीशन से मतलब नहीं है, हमारी तो हर कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि यहाँ पर अगर ये इमेज बराबर है तो अवयव बराबर आने चाहिए। यहाँ पर क्या है, अवयव बराबर आ भी रहे हैं, नहीं भी आ रहे। ठीक है ना, एक अवयव तो मतलब अवयव आपस में बराबर आ रहे हैं, यहाँ पर देखो एक अवयव दूसरे के नेगेटिव बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि दोनों अवयव अलग अलग हो गए, एक x1 और x2 दोनों अलग अलग हो गए, क्योंकि एक दूसरे का नेगेटिव है तो दोनों अलग अलग हो गए। यहाँ दोनों बराबर हो गए, जबकि यहाँ हमने इमेज बराबर ली थी तो अवयव बराबर आने चाहिए था ना, लेकिन बराबर नहीं आए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें जब ये जो आपका ये डोमेन और कोडोमेन अगर नेचुरल नंबर या रियल नंबर दे रखे हो ना, तो उस समय ऐसे अगर स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, स्क्वायर हो या सम जो x जो है उस x की पावर अगर इवन नंबर ओड नंबर हो, सॉरी इवन नंबर हो, मतलब x की जो घात है वो एक सम संख्या हो, तो उस समय हमें जो करना है वो क्या करना है कि कोई भी उदाहरण पकड़ लो, एक उदाहरण दे दो इसके खिलाफ, क्योंकि हमें तो क्या करना है, इसको गलत सिद्ध करना है कि कोई ऐसा उदाहरण मिल जाए जो इसको गलत कर दे। भाई कोई ऐसा उदाहरण मिल जाए जो इसको गलत कर दे, तो सभी उदाहरण तो मिलेंगे नहीं, बहुत सारे उदाहरण ऐसे होंगे जो इसको सही सिद्ध करेंगे, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे ढूंढने हैं जो इसको गलत सिद्ध कर दें। और हमारी बात जो ये बात है एक की वाली जो बात है वो सभी के लिए सही होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे हमने 2 अवयव लिए, 1 और -1, कहाँ से लिए, जेड से लिए, जेड में है दोनों अवयव, और f1 निकाला, वो भी कितना आ गया, 1 आ गया। f-1 निकाला, -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आएगा भाई, -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आएगा। या देखो f1 1 की इमेज 1 और -1 की इमेज 1, मतलब f1 बराबर -1, दोनों की इमेज तो बराबर है, परंतु दोनों अवयव बराबर नहीं है, दोनों अवयव जो है बराबर नहीं है।
बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो फलन है एककी नहीं है। कौन से में? जब प्रांत यहाँ जेड से जेड हो जाएगा तो एककी नहीं है, और सॉरी प्रांत अगर जेड हो गया तो एककी नहीं है, और प्रांत आर हो गया तो भी एककी नहीं है। क्यों? क्योंकि आर -1 और -1 नेचुरल नंबर भी तो है। ऐसे 2 - 2 ले लेंगे तो उनके लिए भी नहीं आएगा, 3 और -3 ले लेंगे तो उनके लिए भी नहीं आएगा। ठीक है ना? तो ये जो फंक्शन था अपना f(x = x²), अगर अपना जो प्रांत और सप्रांत n से n में डिफाइन है, यानी ये जो फलन है n से n में अगर डिफाइन है तब तो ये एक 1 1 फंक्शन है, और अगर ये z से z में डिफाइन होगा तो 1 1 नहीं होगा, और r से r में डिफाइन है तो भी ये 1 1 नहीं है। उस कारण मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब आ जाओ इसमें कि क्या ये z से z में, अब देखो n से n में ये क्या था, 1 1 तो था लेकिन ऑन टू नहीं था। यहाँ क्या था? आच्छादक नहीं था, ये आच्छादक नहीं, क्योंकि क्या था कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू n के लिए x बिलोंग्स टू n मिलना चाहिए था, जबकि विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या था, यानी इसमें क्या था कि अगर आपका प्रांत जो है वो n से n, प्रांत जो फलन है वो n से n में डिफाइन है, तो ये फलन क्या था अपना, एक तो था मैनी वन, और दूसरा क्या था मतलब इनटू ये क्या था, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, मैनी वन नहीं 1 1, एककी तो था ये, इसमें एककी था 1 1 और इनटू, ये एककी और अंतरिक्ष फलन है। ठीक है ना, एककी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आते ही क्या हो गया, ये एककी भी नहीं है, यानी एककी नहीं, इसका मतलब क्या 1 1 नहीं है, तो इसका मतलब मैनी वन है, ये मैनी वन है। ठीक है, मैनी वन हो गया, और आच्छादक, क्या आच्छादक होगा? आच्छादक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो अगर हम जेड लेके चलेंगे तो हम देखेंगे, देखो क्या क्या बनेगा। यहाँ जेड लेके चलोगे ना तो देखो क्या क्या होता है। जेड ही कुछ एलिमेंट लिखो, सभी मत लिखो, बस कुछ उदाहरण देख लो, बात क्लियर हो जानी चाहिए अपनी। देखो हमने जेड में से 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 5 6 ले लिया। ठीक है ना, चलो यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, ये मैंने ले लिए -1 ले लिया, -2 ले लिया। ठीक है, बस इतने से ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो 1 का स्क्वायर करो तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, इतना लिख दिया मैंने। अब देखो अगर 4 का स्क्वायर कर दिया तो 16 कर दिया, -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 का देखो कहाँ संबंध बन रहा है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 ही आएगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ से चाहे प्लस वाली संख्या लो चाहे माइनस वाली संख्या लो, उन सभी की इमेज तो अपने को मिल रही है, सभी की इमेज मिल रही है। हाँ, ये भले ही मतलब 2 अवयव की इमेज एक मिल जाए वो बात अलग है, तो 2 अवयव की एक इमेज मिल गई तो मैनी वन हो गया, 1 1 तो है नहीं वो। ठीक है, तो मैनी वन तो ये हो गया, क्योंकि हमने देख लिया कि 1 और -1 की इमेज कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। उदाहरण मैं दे चुका हूँ यहाँ। ठीक है, अब देखो सहप्रांत में बहुत सारे बच गए। क्या क्या बच गए? एक तो देखो ये जो यहाँ पर जो भी अब इमेज बनेंगे ना वो सारी धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्याएं जो है ना, पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो इनकी इमेज बनेंगी। बाकी कौन सी बच गई जो पूर्ण वर्ग नहीं है? जैसे 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, सॉरी 4 आ गया, 5 6 7 8 ये बच गई। ठीक है ना, इस प्रकार से और बच गई। माइनस वाली तो सारी बच गई ना, -1 2 -3 -4 -5, क्योंकि माइनस वाली संख्या किसी की इमेज नहीं बनेगी। माइनस वाली संख्या वो किसी की इमेज नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि y कहाँ से ले रहे हैं अपन? n से ले रहे हैं, और y का मान यहाँ रखेंगे। कोई नेगेटिव नंबर अगर हम रख देंगे, y का मान कोई ऋणात्मक मान रख देंगे तो नेगेटिव नंबर का और वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते। ये बात हम 11वीं क्लास में क्या है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का अगर वर्गमूल निकालते तो वो काल्पनिक आता है। ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर आता है, जहाँ हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था वहाँ देखा था। ठीक है, तो क्या करें फिर? तो वही बात होगी कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू z के लिए, यानी z का प्रत्येक मान के लिए, z का प्रत्येक मान जो है वो इसका इमेज नहीं बनेगा, कि प्रत्येक मान के लिए हमें x का ऐसा मान नहीं मिलेगा जो इसमें z में हो। तो प्रत्येक y बिलोंग्स टू z के लिए x बिलोंग्स टू z विद्यमान नहीं है। ठीक है ना, सभी z के लिए, और x का मान अपने को नहीं मिलेगा कि भाई यहाँ से हम सभी y का मान z से लें, इस z से हम y का मान लें, और सभी y के मानों के लिए हमें x का मान ऐसा नहीं मिलेगा कि वर्गमूल निकालें वो मान x का आएगा और वो मान इसमें मिल जाए, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे माइनस वाली संख्या उसका अगर वर्गमूल निकालें तो वो काल्पनिक नंबर आएगी जो कि इसमें नहीं है। ठीक है, तो माइनस वाली संख्या जो वो किसी की इमेज नहीं बनेगी। इसका मतलब यहाँ पर ये देखो बहुत सारे एलिमेंट बच गए। इसका मतलब क्या हुआ कि सहप्रांत जो है ना वो परिसर के बराबर नहीं है। परिसर के बराबर कब होता? जब ये सारे
सहप्रांत के सारे सारे अवयव जो है ना वो किसी न किसी की इमेज बन जाती, क्योंकि इमेज का जो ग्रुप था ना उसी को हम क्या बोल रहे थे, परिसर बोल रहे थे। ठीक है, तो सहप्रांत और परिसर बराबर नहीं है, इसका मतलब ये फलन क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, अब जो बात इसमें की है ना वही की वही इसमें आएगी। क्या तरीका, ये का ही लिखना है, सेम ये का लिखना है एक के लिए कि एक की नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वही तरीका कि आपने यहाँ पर से दो 1 और -1 जो लिए ना वो किस में ले लिया, आर में ले लिए। ये यहाँ से कर लो आप, एन की जगह कर लो आर एम। ठीक है, और आर में लिए तो देखो यहाँ पर दोनों की इमेज तो बराबर आ रही है, लेकिन दोनों अवयव जो बराबर नहीं है, क्योंकि -1 और +1 दोनों ही क्या नेचुरल नंबर, सॉरी रियल नंबर तो है ही। ठीक है, तो ये एक 1 फंक्शन नहीं है। फिर ऑन टू के लिए चेक करोगे, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, देखो ये तो हो गया अपना रियल नंबर हो गया, ये आर हो गया, और ये अपना आर हो गया। अब सीधी सी बात है, इन सभी का रियल नंबर का आप स्क्वायर करोगे ना तो यहाँ तो मिल जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये y जो है ना, देखो ये कहाँ से लेंगे, इस बार हम इस r से लेंगे। अब इस r में से y के मान नेगेटिव आएंगे पॉजिटिव आएंगे ना, तो पॉजिटिव संख्या ना वास्तविक संख्या, सॉरी धनात्मक वास्तविक संख्या वो तो ज़्यादातर बन जाए, हालांकि सभी नहीं बनेंगी, लेकिन मान लेते हैं कि धनात्मक संख्या जो है ना वो सभी की ये बन गई, इमेज बन गई। धनात्मक संख्या जो वो तो सभी की इमेज बन गई, लेकिन ऋणात्मक संख्या तो किसी की इमेज नहीं बनेगी। ऋणात्मक संख्या जो वो तो किसी की इमेज नहीं बनेगी। ठीक है ना, अब किसी की इमेज नहीं बनेगी तो क्या, बहुत सारे अवयव बच गए जो किसी की इमेज नहीं बन रहे। और बात हमारी क्या थी, आच्छादक के लिए तो क्या था कि इसमें से कोई भी अवयव खाली नहीं बचना चाहिए, सभी इमेज बन जानी चाहिए। तो इसमें से बहुत सारे अवयव बच गए जो कि इमेज नहीं बन रहे। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो आपका जो फंक्शन है ये क्या नहीं होगा कि y का मान अगर आप इस r में से लोगे तो प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए x बिलोंग्स टू r विद्यमान नहीं है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है। जैसे मान लो कि अगर आप इसमें ले लो कि y बराबर -3 ले लो, तो आपको क्या मिलेगा, √-3 मिलेगा, जो कि क्या है, काल्पनिक नंबर है, यानी √3 आइटा है, जो कि डज नॉट बिलोंग्स टू r में विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो ये नेगेटिव नंबर जो है बहुत सारे बच जाएंगे। ठीक है, अतः यहाँ सहप्रांत और परिसर बराबर नहीं है, तो ये फलन आच्छादक फलन नहीं होगा। एक ही प्रश्न था, अब ये एककी था, आच्छादक नहीं था। ये क्या गया, एककी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है, ये एककी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। ठीक है ना, क्यों, प्रांत ये और परिसर चेंज कर, ये जो प्रांत और सहप्रांत चेंज करते ही जो है ना, ये एककी और आच्छादक होने का जो गुण द्रव्य वो भी चेंज हो गया। ठीक है, तो ये था अपना एक प्रश्न। अब देखो इसी में और दे रखें सेकंड पर्सन में ही, अब देखो f(x) बराबर दे रखा है अपने को, फोर्थ पार्ट दे रखा है f(x) बराबर x⁻3, और जो f है वो कहाँ से का डिफाइन है, n से n में डिफाइन है, और f(x) बराबर x⁻3 ही दे रखा है, लेकिन इस बार जो f है वो कहाँ से का डिफाइन है, z से z में डिफाइन है, z से z में डिफाइन है। ठीक है, अब देखो आप क्या ये फलन एक की आच्छादक हुआ, वही तरीका एक की चेक करने के लिए, लेट x1 और x2 हमने दो एलिमेंट लिए, किससे, n से, नेचुरल नंबर से ले लिए। अब हम f(x1) निकालते हैं, वो आ जाएगा x1⁵, और f(x2) निकालते हैं, वो आ जाएगा x2⁵। ठीक है, हम मान लेते हैं कि लेट f(x1) और बराबर f(x2), ठीक है, तो उस स्थिति में हमने इमेज बराबर मान ली, तो x1³ बराबर x2³, और अब देखो x1³ माइनस x2³ बराबर 0, और a³ माइनस b³ बन गया, तो a³ प्लस b³, और x1³ a³ प्लस b³, तो a³ माइनस b³, a³ माइनस b³ को क्या होगा, a माइनस b, यानी x1 माइनस x2 इंटू x1² प्लस x1 x2 और प्लस x2² बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये चीज़ जो है ना, सेंस x1² प्लस x1 x2 प्लस x2² डज नॉट इक्वल टू 0, 0 बराबर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये दो नेचुरल नंबर हैं, और दो नेचुरल नंबर का स्क्वायर, नेचुरल नंबर का गुणनफल और नेचुरल नंबर का स्क्वायर, ये कभी भी जो है ना ये हमेशा एक पॉजिटिव राशि आएगी। ठीक है, तो भाई दो प्राकृत संख्या का गुणनफल
एक प्राकृत संख्या पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर सभी जुड़ के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, कोई नेचुरल नंबर आएगा तो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर जीरो कौन है, x1 माइनस x2 बराबर जीरो हो गया, इसका मतलब x1 बराबर x2। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अपना ये जो फंक्शन है ये अपना एक की अच्छा सॉरी एक की फंक्शन हो, एक की फलन हो गया, यानी एक की फलन है। ठीक है ना, एक की फलन है। ठीक है, अब देखो नंबर 2 आच्छादक चेक करने के लिए क्या था, आच्छादक के लिए हम क्या करते थे कि लेट y बिलोंग्स टू n, सह प्रांत से हमने y ले लिया और ये इस प्रकार से कि f(x) बराबर y, तो x क्यूब बराबर y और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो y घात 1/3। ठीक है, अब देखो प्रत्येक, वही बात यहाँ आ गई, प्रत्येक y बिलोंग्स टू n के लिए x बिलोंग्स टू n विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। ठीक है ना, विद्यमान नहीं है, क्यों नहीं है, देखो एग्जांपल, जैसे अगर हम y बराबर 3 लें, चलो 2 ले लेते हैं, y बराबर 2 लेते हैं, तो देखो हमारे पास x का मान क्या आएगा, 2 की घात 1/3, मतलब 2 की घात 1/3, 2 का घनमूल, तो 2 का जो घनमूल है ये तो एक अपरिमेय संख्या बनी। ठीक है ना, तो ये नेचुरल नंबर थोड़ी आएगा, ये तो एक बार अपरिमेय संख्या, ये नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है ना, लेकिन अगर आप y की जगह पर 1 लेते हो तो 1 का घनमूल क्या आएगा, एक बार वास्तविक संख्या के लिए बात करें तो 1 का एक जो घनमूल है वो 1 होगा। हालांकि इकाई के घनमूल 3 होते हैं, 1 ओमेगा स्क्वायर हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, तो 1 का घनमूल, लेकिन उसमें से एक घनमूल तो आ ही रहा ना 1, तो क्या होगा कि y बराबर 1 लिया तो उस समय अपने पास x का मान 1 यानी x 1 का घनमूल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर हम y बराबर, जैसे मान लो कि आपने y बराबर ले लिया 8 ले लिया, तो x बराबर क्या आ जाएगा, यानी 8 का घनमूल, और 8 का घनमूल कितना होता है, 2 होता है, जो कि नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि 8 है वो तो इमेज बन रही है, 1 है वो भी बन रही है, लेकिन 2 किसी की इमेज नहीं बन रही है। अब देखो एक मैं बनाता हूँ डायग्राम अपना, जो बना रहे हैं डायग्राम अपना ये है कि देखना यहाँ कौन से बच गए, ये n, ये अपने f, और देखो 1 2 3 और 4। ठीक है, ऐसे कुछ अवे ले लिए हमने, 1 2 3 8 27 64, और भी अवे बहुत सारे हैं। ठीक है, अब देखना 1 का घन करोगे, x का मान क्या है, मतलब x की जगह पर आप 1 करो और उसका घन करो, तो 1 का घन मतलब 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64। यानी ये जो घन संख्या जो है ना, वो सभी की घन संख्या जो है इनमें, वो सभी की इमेज बन जाएंगी, सारी घन संख्या जो है इन संख्याओं की इमेज तो बन जाएंगी, लेकिन इसमें बहुत सारे वो बच गए, दो किसी की भी इमेज नहीं बनेगी, 2 किसी की इमेज नहीं, 2 किसकी इमेज बनेगी, 2 इमेज तो बनेगी, लेकिन किसकी बनेगी, 2 की घात अगर 1/3 होना, उसका अगर हम घन करें तो फिर उस समय अपने पास 2 आएगा। अब 2 की घात 1/3 जो है ना, वो क्या नेचुरल नंबर थोड़ी है, नेचुरल नंबर लेना पड़ेगा तो। ठीक है ना, इसका मतलब कि यहाँ प्रांत के अंदर ये अवयव बच गए जो किसी की इमेज नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, तो ये फलन जो है ना वो कौन सा नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है, क्योंकि सारे अवयव जो है वो इमेज बननी चाहिए थे। ठीक है, जो नहीं बन रहे तो ये फलन क्या नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक है लेकिन आच्छादक नहीं। अब आ जाओ, ये अगर चेंज करें तो क्या होता है, तो क्या होगा, तरीका ये होगा, ये जो फलन है ना, अगर आप z लेके चलोगे, z से z में लेके चलोगे ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि देखो जैसे मान लो कि अगर आपने यहाँ पर, मैं देखो ये चेंज कर रहा हूँ, अब देखना क्या बन रहा है, कुछ मैं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंजमेंट कर रहा हूँ। देखो 1 -1 2 -2 3 और -3 और 0 ये ले लेता हूँ मैं। ठीक है ना, ये हमने कोई संख्या ले ली, और इसमें सह प्रांत के अंदर जो है ना, मैंने संख्या लिख दी, 1 भी लिख दिया, -1 भी लिख दिया। ठीक है, और 8 भी लिख दिया और -8 भी लिख दिया, 27 भी लिख दिया, -27 भी लिख दिया, और 0 भी लिख दिया, और यहाँ पर मैंने 2 -2 भी लिख दिया, 3 -3 भी लिख दिया, 4 -4 भी लिख दिया,
ठीक है ना, ऐसे और लिखती है। अब देखो एक का घन करोगे, जेड क्या होते हैं, जेड तो क्या होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं, पूर्णांक समुच्चय है जेड। तो जेड क्या हुआ, मतलब -1 से लेकर के +n तक की संख्या होंगी सारी। ये देखो कुछ मैंने संख्या जेड की तो लिखी है, ठीक है ना, इसमें 0 भी आ रहा है, प्लस की संख्या भी आ रही है, माइनस की संख्या भी आ रही है। अब देखना एक का घन करोगे तो एक ही आएगा, -1 का घन करोगे तो -1 आएगा, 2 का घन करोगे तो 8 आएगा, -2 का घन करोगे तो -8 आएगा, 3 का करोगे तो 27 आएगा, -3 का करोगे तो -27 आएगा, 0 करोगे तो 0 आ जाएगा। आ गया। लेकिन देखो एक किसी का घन बन गया, 8 बन गया, 27 बन गया, -1 बन गया, -8 बन गया, -27 बन गया, 0 बन गया। इसके अलावा इनमें संख्या और भी बच गई, बहुत सारी। भाई इनके बीच में ये जो संख्या मैंने लिखी है, इनके बीच में बहुत सारे और आपके इंटीजर नंबर बच गए, और बहुत सारे इंटीजर नंबर बच गए। अब वो इंटीजर नंबर जैसे मान लो 2 -2 3 -3 4 -4, ये जो है ना, ये किसी के भी क्या नहीं बनेंगे, ये जो अवयव है ये किसी के भी इमेज नहीं बनेंगे, ठीक है, किसी के भी इमेज नहीं बनेंगे। तो वही तरीका यहाँ पर, ये इसी तरीके से करना है। यहाँ क्या हो जाएगा फिर, इस बार जेड आ जाएगा, तो fx बराबर वाई, x की घात 3 बराबर वाई और x बराबर 1/3, यानी प्रत्येक y बिलोंग्स टू जेड के लिए x बिलोंग्स टू जेड विद्यमान नहीं है। जैसे y बराबर आपने 2 लिया तो x का मान x की घात 2, x बराबर 2 की घात 1/3 विद्यमान नहीं है, ठीक है ना, जेड में नहीं है। या y बराबर आप ले लो, जैसे -2 ले लिया, -2 ले लो, चलो -4 ले लो, तो x बराबर क्या होगा, -4 की घात 1/3, ये भी नहीं है, क्योंकि -4 की घात 1/3 का मान निकालोगे तो वो भी जेड में नहीं मिलेगा, यानी -4 का जो घनमूल आएगा वो भी अपने को इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है ना। -4 का जो घनमूल आएगा वो एक घनमूल तो आएगा वास्तविक नंबर और 2 आएंगे काल्पनिक नंबर, लेकिन वो छोड़ो, काल्पनिक नंबर पर अपने को चर्चा नहीं करनी अभी, ठीक है ना। तो वास्तविक नंबर आएगा, और वो वास्तविक नंबर जो वास्तविक नंबर तो आ जाएगा, लेकिन क्या नहीं होगा, इंटीजर नंबर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर यही फलन और आर से आर में होता ना, अगर ये फलन आर से आर में होता, उस समय ये एककी भी होता और ये आच्छादक भी होता। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के ये जो -4/3, अगर हम एककी की बात करेंगे तो एककी तो उस समय एककी हो जाएगा, ठीक है ना, एककी तो अब भी था और एककी उस समय भी हो जाएगा, ठीक है, यही तरीका एककी का। तो लेकिन आच्छादक में क्या होगा, आच्छादक की बात करें तो उस समय आच्छादक क्यों होगा, देखो आच्छादक इसलिए होगा कि आप y किस में से लोगे, इसमें से लोगे, और उसके लिए आप क्या निकालोगे कि भाई y का मान जो है वो क्या आएगा, यानी y बराबर क्या आएगा, y का मान लोगे, x का मान आएगा y का घनमूल, यानी x का जो मान आएगा वो y का घनमूल आएगा। अब y का घनमूल निकालेंगे, देखो वास्तविक संख्याएं हैं और वास्तविक संख्या का घनमूल निकालेंगे तो अपने वास्तविक संख्या तो जरूर मिलेगी, ठीक है ना, एक वास्तविक संख्या तो मिलेगी और एक वास्तविक संख्या चाहिए अपने को। तो वास्तविक ये z जो अगर यहाँ z की जगह अगर r हो जाता तो वास्तविक संख्या घनमूल, क्योंकि देखो हमने क्या लिया, y बराबर 2 लिया तो 2 का घनमूल आएगा 2 की घात 1/3। अब ये z तो नहीं है, लेकिन ये कोई इनको वास्तविक संख्या जरूर है, ये r जरूर है, ठीक है ना। इसी प्रकार से y बराबर अगर -4 लोगे तो x बराबर क्या आएगा, -4 की घात 1/3। अब ये z तो नहीं है, ये z नेचुरल नंबर तो सॉरी आपका इंटीजर तो नहीं है, लेकिन ये रियल नंबर जरूर है, ठीक है ना। तो उस स्थिति में अगर ये fx बराबर x की घात 3 f r होगा तो उस समय ये 1 1 भी होगा और ये on 2 भी होगा। लेकिन अगर ये n to n है या z to z है तो उस समय 1 1 तो है ये दोनों फंक्शन, लेकिन on 2 नहीं है दोनों, ठीक है। तो आज हमने केवल 2 ही क्वेश्चन किए हैं, लेकिन 2 के अंदर हमने बहुत कुछ सीखे है, क्योंकि हमने प्रांत को चेंज करके देखा है और प्रांत और परिसर को चेंज करके देखा। प्रांत और परिसर को चेंज करते ही जो है ना, एककी और आच्छादक होने का जो गुण वो भी बदल जाता है। तो वो हमने काफ़ी इसमें सीखा है। बाकी जो क्वेश्चन है वो अपन करते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।